प्यारे बच्चों, फर्स्ट फ्लाइट के सेकेंड लेसन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसके 2 पार्ट्स पढ़ा दिए गए हैं। आज तीसरे पार्ट को लेकर के मैं आया हूँ। तो आज हम लोग शुरू करते हैं तीसरा पार्ट उस लेसन का, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। कहते हैं, ये पेज नंबर 21 सबसे नीचे वाला पैराग्राफ है कि इन लाइफ एवरी मैन हैज़ 2 ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशन का अर्थ होता है बाध्यता, जिसे हर हाल में करना है वही बाध्यता होती है। तो हर व्यक्ति के जीवन में 2 तरह के ऑब्लिगेशन होते हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, पेरेंट्स, फैमिली, वाइफ एंड चिल्ड्रन। तो पहला ऑब्लिगेशन होता है, पहली बाध्यता होती है परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति, पत्नी और बच्चों के प्रति। और दूसरा एक और ऑब्लिगेशन होता है जो उसके लोगों के प्रति, उसके समुदाय के प्रति, देश के प्रति। तो इस तरह से हर व्यक्ति के जीवन में 2 ऑब्लिगेशंस होती हैं, 2 बाध्यताएं होती हैं। एक तो उसका परिवार, उसके प्रति, माता पिता, बच्चे, बीवी, उनके प्रति। और दूसरा होता है समाज के प्रति, देश के प्रति, अपने समुदाय के प्रति। एक सिविल और ह्यूमन सोसाइटी में, यानी कि सभ्य और मानवीय समाज में, हर आदमी अपने इन ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर सकता है, अपने इन बाध्यताओं को पूरा कर सकता है अपने इंक्लिनेशन और एबिलिटीज़ के अनुसार। उसकी जो प्रवृत्ति है, उसकी जो योग्यता है, उसके अनुसार वो अपने इन बाध्यताओं को, इन ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सकता है। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में मेरा जो जन्म हुआ था, माई बर्थ और कलर, मेरा जो जन्म हुआ था और मेरे जो चमड़ी का रंग था, वैसे व्यक्ति के लिए असंभव था इन दोनों ऑब्लिगेशंस को पूरा करना, इन दोनों बाध्यताओं को पूरा करना। साउथ अफ्रीका में उस समय डिस्क्रिमिनेटरी गवर्नमेंट थी, गोरों की सरकार थी, गोरी चमड़ी वालों की सरकार थी, जो काली चमड़ी वालों के साथ भेदभाव करती थी। उन्हें किसी भी तरह की सुविधा नहीं थी। तो वहाँ पर अगर कोई काली चमड़ी वाला व्यक्ति एक आम आदमी की तरह रहने का प्रयास करता, अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा करने का प्रयास करता, तो ये उसके लिए असंभव था। साउथ अफ्रीका में ए मैन ऑफ कलर, ए मैन ऑफ कलर का मतलब हो गया श्वेत, काली चमड़ी वाले और मिश्रित चमड़ी वाले व्यक्ति, इनके लिए मैन ऑफ कलर का प्रयोग किया गया है। तो दक्षिण अफ्रीका में एक मैन ऑफ कलर जिसने एक आम इंसान की तरह रहने का प्रयास किया, उसे पनिश और आइसोलेट किया जाता था, उसे दंडित किया जाता था, उसे अलग थलग कर दिया जाता था। दक्षिण अफ्रीका में जिस किसी व्यक्ति ने अपने लोगों के प्रति कर्तव्य पूरा करने का प्रयास किया, अपने समाज के प्रति कर्तव्य को पूरा करने का प्रयास किया, उसे रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, यानी कि उसे बिना रोके हुए, बिना किसी कारण के उसे अपने परिवार से अलग कर दिया जाता था, अपने घर से अलग कर दिया जाता था, और उसे फोर्स किया जाता था कि वो एक ऐसा जीवन जिए, अलग थलग जीवन जिए, एक ट्विलाइट एग्जिस्टेंस, एक हल्की फुल्की अस्तित्व जिसकी कोई पहचान नहीं हो, वैसा जीवन जिए। एक ऐसा जीवन जो सेक्रेसी का हो और रिबेलियन का हो, गुप्त रूप से वो जीवन जिए, विद्रोह करते हुए, विद्रोही भाव के साथ वो जीवन जिए। तो जिस किसी भी व्यक्ति ने अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों को निर्वाह करने का प्रयास किया, उसे समाज से अलग कर दिया जाता था, उसे छुप करके रहना होता था, विद्रोही जीवन जीना होता था उसे। कहते हैं कि आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल एबव माई फैमिली। तो इन्होंने कहा कि शुरू में मैंने अपने लोगों को, अपने देश के लोगों को, अपने परिवार के ऊपर नहीं महत्व दिया, अपने परिवार को ही ज़्यादा महत्व दिया मैंने। लेकिन जब मैंने अपने लोगों की सेवा करने का प्रयास किया, अटेम्प्ट किया, तो मैंने पाया कि मेरी जो ऑब्लिगेशन थी, एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता, एक पति, इन सब रूप में, यानी कि परिवार के रूप में जो मेरी बाध्यताएं थी, उनको पूरा करने से रोक दिया गया। तो यहाँ वो ये कहना चाह रहे हैं
कि शुरू में मैं अपने परिवार को ही मानता था, परिवार पर मैंने ध्यान दिया, लेकिन जब मैंने समाज की सेवा शुरू की, अपने लोगों की सेवा शुरू की, ये प्रयास किया, तब मुझे मेरे परिवार के प्रति जो कर्तव्य था, ऑब्लिगेशन था, उसको पूरा करने से मुझे रोक दिया गया। अब नेक्स्ट पैराग्राफ कहते हैं कि आई वॉज नॉट बॉर्न विद हंगर टू बी फ्री, कि मैं स्वतंत्र रूप से रहने का भूख लिए हुए पैदा नहीं लिया था। मैं तो जब पैदा हुआ तो मैंने अपने आप को स्वतंत्र ही पाया। हर तरीके से मैं अपने आप को स्वतंत्र मानता था। जहाँ तक मुझे पता था, आई कुड नो, जहाँ तक मुझे पता था, मैं अपने आप को स्वतंत्र ही मानता था। एक बच्चा जिस तरह से किसी भी तरह की बंदिश नहीं होती है, उसके ऊपर किसी भी तरह की बाध्यताएं नहीं होती है, उसी तरह से बचपन में मैं स्वतंत्र था। मैं मेरे माँ की हट के नज़दीक, यानी कि मेरी माँ की झोपड़ी के नज़दीक जो खेत थे उनमें दौड़ने के लिए स्वतंत्र था। वो जल की धारा, स्वच्छ धारा जो मेरे गांव से होकर गुजरती थी, उसमें तैरने के लिए स्वतंत्र था। तारों के नीचे मिली एक प्रकार का भोज्य पदार्थ होता है, उसको भूनने के लिए स्वतंत्र था। चौड़ी पीठ वाले जो बैल थे, धीरे धीरे चलने वाले चौड़ी पीठ वाले बैल, उन पर सवारी करने के लिए मैं स्वतंत्र था। तो एक बच्चे के रूप में जो स्वतंत्रता चाहिए थी, वो सारी स्वतंत्रता मुझे मिली थी। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, कहते हैं कि जब तक मैंने अपने पिता की बात मानी, मेरा जो कबीला था उनकी रीति रिवाजों को मैंने माना, तो मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई, न मनुष्य के द्वारा बनाए गए नियमों के द्वारा, न ईश्वर के द्वारा, किसी भी तरह की मुझे कोई परेशानी नहीं। ये बचपन की बात है। नेक्स्ट पैराग्राफ, इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगैन, तो ये तब हुआ जब मैं युवा हुआ। तो जब मैं युवा हुआ तो मैंने ये जानना शुरू किया, मुझे ये समझ में आने लगी कि मेरी बॉयहुड फ्रीडम एक इल्यूजन थी। कि जब मैं युवा हुआ तो मैंने महसूस करना शुरू किया कि बचपन की जो मेरी फ्रीडम थी, जिसे मैं स्वतंत्रता मानता था, वो तो एक भ्रम था, इल्यूजन था। जब मैंने युवा व्यक्ति के रूप में महसूस किया कि मेरी स्वतंत्रता तो पहले ही मुझसे छीन ली गई थी, और जब मुझे ये पता चला कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, स्वतंत्र रूप से किसी भी काम को करने के लिए स्वतंत्र नहीं हूँ, तब मेरे अंदर स्वतंत्र होने की भूख उत्पन्न हुई। शुरू में मैं क्या स्वतंत्रता चाहता था, तो शुरू में एज ए स्टूडेंट मैं सिर्फ अपने लिए स्वतंत्रता चाहता था, ट्रांजिटरी फ्रीडम चाहता था, अस्थायी स्वतंत्रता, जैसे रात में ज़्यादा देर तक बाहर रहना, जो भी मैं चाहूँ वो पढ़ लूँ, जो भी मेरी इच्छा हो वो मैं पढ़ूँ, जहाँ भी मैं जाना चाहूँ वहाँ जाऊँ। ये सब ट्रांजिटरी फ्रीडम मैं शुरू में चाहता था एज ए यंग बॉय। लेकिन जब अब पढ़ाई लिखाई मेरी ख़त्म हुई और एक यंग मैन के रूप में जोहानिसबर्ग में मैं अब बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम्स, मतलब मूल रूप से मूल और सम्मानीय स्वतंत्रताएं, यानी कि बेसिक जो स्वतंत्रताएं हैं, मूल स्वतंत्रता, कहीं जाने की स्वतंत्रता, जो भी मैं करना चाहूँ सही ढंग से उसको करने की स्वतंत्रता, सम्मान पाने की स्वतंत्रता, इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए मैं अब लालसा करने लगा। इन सब स्वतंत्रताओं को पाने के लिए मैं जो क्षमता थी उस अनुसार, मैं जितना पढ़ा लिखा था, मेरी अंदर जो क्षमता थी उसके अनुसार मुझे काम मिलने की मैं इच्छा करने लगा, मैं कमाने की इच्छा करने लगा, शादी करने की और परिवार पालने की, इन सब की इच्छाएं मेरे अंदर होने लगी। और ये सब ऐसी स्वतंत्रताएं थी जो किसी भी लॉफुल लाइफ में, किसी भी कानून से भरे जीवन में, या किसी भी अच्छे समाज में, किसी भी अच्छे जीवन में कहीं से भी जिसे प्राप्त करने से रोका नहीं जा सकता था। किसी भी व्यक्ति को कमाने से, किसी भी व्यक्ति को जितना पढ़ा लिखा है उसके अनुसार उसका रोजगार प्राप्त करने में, इन सब चीज़ों से किसी भी सभ्य समाज में रोका नहीं जा सकता था। लेकिन मैं जिस समाज में था उस समाज में इन सब चीज़ों के लिए
मुझे स्वतंत्रता नहीं थी। तो जब ये सब चीज़ें मैंने पाई तो मैंने स्वतंत्र होने की मेरे अंदर इच्छा हुई। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ, बट देन आई स्लोली सॉ। तो एक तो ये पहले स्वतंत्रता अपने लिए चाहते थे, इस तरह की छोटी मोटी स्वतंत्रताएं, लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि न सिर्फ मैं स्वतंत्र ही नहीं था, कि सिर्फ मैं ही स्वतंत्र नहीं था किसी काम को करने के लिए, बल्कि मेरे भाई बहन, मेरे जैसे दिखने वाले जितने भी मेरे भाई बहन थे, उन सबों के ऊपर यही बेड़ियां थी, वो सब भी स्वतंत्र नहीं थे। मैंने देखा कि सिर्फ मेरी फ्रीडम ही कर्टेल नहीं की गई थी, मैंने देखा कि सिर्फ मेरी स्वतंत्रता ही बाधित नहीं की गई थी, बल्कि जो भी मेरे जैसा दिखता था, जो भी मेरे जैसी चमड़ी वाला व्यक्ति था, उन सब की स्वतंत्रता बाधित थी, उन सब की स्वतंत्रता उनसे छीन ली गई थी। तब जा कर के मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया, और तब मेरी अपनी स्वतंत्रता वो मेरे लोगों की स्वतंत्रता से ज़्यादा, मेरी अपनी स्वतंत्रता से मेरे लोगों की स्वतंत्रता अधिक बड़ी हो गई। यहाँ वो ये कहना चाहते हैं कि जब मैंने देखा कि अपने लिए स्वतंत्रता मैंने चाही, छोटी मोटी स्वतंत्रता, लेकिन जब ये स्वतंत्रता भी नहीं मिली जो कि एक सभ्य समाज में मिलना चाहिए, फिर मैंने अपने लोगों पर नज़र डाली, उनका भी वही हाल था, उनको भी कोई स्वतंत्रता नहीं थी। तब मेरे अंदर स्वतंत्र होने की इच्छा और जागृत हुई, खासकर अपने लोगों को स्वतंत्र करने की इच्छा, और इसी कारण से मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया, और तब मेरे अपनी स्वतंत्र होने की इच्छा से बड़ी हो गई अपने लोगों को स्वतंत्र करने की इच्छा। इट वॉज दैट दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। तो मेरी ये जो इच्छा थी अपने लोगों की स्वतंत्र करने की, ताकि वो अपना जीवन डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जी सके, ताकि वो अपना डिग्निटी यानी कि प्रतिष्ठा और सेल्फ रिस्पेक्ट यानी कि आत्मसम्मान, कि मेरे लोग प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान के साथ जी सके। इसी बात ने मेरे लाइफ को एनिमेट कर दिया, मेरे जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया, जिसने ट्रांसफॉर्म किया एक फ्राइटेंड यंग मैन को इनटू ए बोल्ड वन। मेरी जो विचारधारा बदली, मैं अपने लोगों को स्वतंत्र करने के लिए प्रतिबद्ध जब हुआ, तो मैं जो एक डरा हुआ युवा व्यक्ति था, मेरे इस सोच ने मुझे एक निर्भीक व्यक्ति बना दिया, बोल्ड व्यक्ति बना दिया। उसी सोच ने लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी को, कानून को मानने वाले व्यक्ति को, कानून को मानने वाले प्रतिनिधि को एक क्रिमिनल बना दिया, मुझे अपराधी बना दिया है। मैंने अपने लोगों को स्वतंत्र करने का प्रयास किया, उनको प्रतिष्ठा दिलाने का प्रयास किया, तो इस वहाँ की जो सरकार थी उसने मुझे अपराधी बना दिया। उसने एक फैमिली लविंग हस्बैंड को, परिवार को प्यार करने वाले पति को एक बेघर व्यक्ति बना दिया। उसी सोच ने, अपने लोगों को स्वतंत्र कराने की सोच ने एक लाइफ लविंग मैन को, जीवन को प्यार करने वाले व्यक्ति को एक ऐसा व्यक्ति बना दिया जो एक साधु के रूप में रहता था, एक साधु बना दिया। कहते हैं मिस्टर मंडेला कि आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन। मैं किसी दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा गुणी या त्याग करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मैंने पाया कि मैं जो लिमिटेड फ्रीडम्स दी गई थी, सीमित स्वतंत्रता जो मुझे दी गई थी, उसको भी इंजॉय नहीं कर सकता था। जब मैंने देखा कि मेरे ही लोग फ्री नहीं थे, मुझे महसूस हुआ कि छोटी मोटी जो स्वतंत्रताएं मिली हुई थी, उस स्वतंत्रता को भी मैं एंजॉय नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे जैसे दूसरे लोग थे वो भी स्वतंत्र नहीं थे। फ्रीडम, स्वतंत्रता तो इंडिवाइजिबल होती है, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। अगर किसी के ऊपर पराधीनता की जंजीर हो, मेरे किसी भी व्यक्ति के ऊपर पराधीनता की जंजीर हो, तो इसका अर्थ हो गया कि वो सिर्फ एक ही व्यक्ति के नहीं, वैसे हर व्यक्ति के ऊपर वो पराधीनता की जंजीर है। और अगर
मेरे सारे लोगों के ऊपर पराधीनता की जंजीर है, तो इसका अर्थ हुआ कि मेरे ऊपर भी वो जंजीर है, अर्थात सब लोग पराधीन हैं। तो स्वतंत्र होने का प्रयास करना तो मनुष्य का स्वभाव है, हर जीव का स्वभाव है। अब आते हैं लास्ट पैराग्राफ में कि आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। इनका कहना है कि मैं जानता था कि ऑपरेसर कहा जाता है दूसरों का जो शोषण करता है, उस व्यक्ति को ऑपरेसर कहा जाता है, और ऑपरेस्ड उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसका शोषण होता है। तो ऑपरेसर का अर्थ हो गया शोषक और ऑपरेस्ड का अर्थ हो गया शोषित। इनका कहना है कि मैं जानता था कि ऑपरेसर जो है उसे उसी तरह से स्वतंत्र किया जाना चाहिए, यानी कि शोषक को भी उसी तरह से स्वतंत्र किया जाना चाहिए जिस तरह से शोषित को। कोई भी व्यक्ति जो दूसरी व्यक्ति का स्वतंत्रता अगर छीनता है तो वो भी एक कैदी है। उनका ये कहना है कि एक शोषक जो है वो भी एक कैदी है। किस चीज़ का कैदी है? तो वो कैदी है हैट्रेड का, नफरत का कैदी है। वह लॉक्ड है, वह बंद है बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। वह बंद है कुछ अवगुणों का कैदी है। वो अवगुण क्या है? तो प्रिजुडिस यानी कि पूर्वाग्रह, पहले ही से किसी के भी बारे में गलत राय बना लेना, और नैरो माइंडेडनेस संकीर्ण विचारधारा, सब कुछ हमारे ही पास हो बाकी दूसरे किसी के पास ना हो, चैन से हम ही रहे बाकी दूसरे न रहें, ये नैरो माइंडेडनेस कहलाता है। तो जो ऑपरेसर है वो भी कैदी है। किस चीज़ का है? तो हैट्रेड का। वह बंद है तालों में। किस चीज़ के तालों में बंद है? तो प्रिजुडिस और नैरो माइंडेडनेस, पूर्वाग्रह और संकीर्ण विचारधारा के बंदिशों के अंदर बंद है वो। इनका कहना है कि मैं तब तक पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हूँ जब तक मैं दूसरे की स्वतंत्रता छीनता हूँ। अर्थात अगर मैं किसी दूसरे की स्वतंत्रता छीनता हूँ तब भी मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। ये ठीक उसी तरह से है जब मेरी स्वतंत्रता मुझसे छीन ली जाए तो मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। तो यहाँ वो ये कहना चाहते हैं कि ऑपरेसर और ऑपरेस्ड दोनों स्वतंत्र नहीं है। एक कुछ अवगुणों का शिकार है और दूसरा उसकी स्वतंत्रता तो छीन ली गई है। तो ऑपरेस्ड और ऑपरेसर दोनों मानवता ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी इंसानियत लूट ली गई है, जिनकी इंसानियत छीन ली गई है। इस तरह से नेल्सन मंडेला ने अपने स्वतंत्रता के दौरान की जो यात्रा थी उसके बारे में संक्षिप्त में इस पाठ में उन्होंने वर्णन किया है। आशा है आपको ये लेसन पूरी तरह से समझ में आया होगा। इस तरह से ये लेसन समाप्त।